तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 6। ये भूगोल क्लास 7th का चैप्टर रहने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आती है। और एग्ज़ाम से पहले हम आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ देखिए, ये आपको कुछ पहनावा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, मतलब अलग अलग भौगोलिक स्तर की अलग अलग यहाँ पे पहनावे हैं, वहाँ पे संस्कृतियाँ हैं, बोलचाल है, भाषा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका कल्चर, इनका जो यूनिफॉर्म है, इनका जो ड्रेस कोड है वो अलग है। इस तरीके का ड्रेस कोड है, यहाँ कुछ ऐसा ड्रेस कोड है। तो ये सबका अपना अपना क्या है, ड्रेस कोड आपको दिखाने को देखने को मिल रहा होगा। आगे देखिए, ये विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं जो कि अपने अलग अलग तस्वीरों में आपको दिखाए गए हैं। और कुछ इनके अंदर भिन्नता भी है, ठीक है। कुछ बर्फीले पहाड़ के रहने वाले हैं, कुछ गर्मी इलाकों में रहने वाले हैं, कुछ वर्षा वाले इलाकों में रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें यहाँ से ली गई हैं। आगे देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको आगे यहाँ से पढ़ना है। अमेज़न बेसिन में जीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। यानी अमेज़न बेसिन जो है वो किस दो रेखाओं के बीच स्थित है? तो मकर और उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा के बीच और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। ये तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में अमेज़न बेसिन क्या है, स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग में भूमंडलीय रेखीय प्रदेश कहते भी हैं इसे। और ये उत्तर 10 डिग्री और दक्षिण में 10 डिग्री मध्य में स्थित है। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है और अमेज़न नदी जो है इसी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर गुजरती है। और यहाँ पे है आपको पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। यहाँ देखिए, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी मुहाना कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भी नदियाँ होती हैं जो किसी अन्य नदियों में जाकर मिलती हैं उसे मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यानी कि अमेज़न नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ जो कि अपना पानी अमेज़न के नदी में आकर गिराती हैं, ठीक है, इसके मुहाने पर आकर गिराती हैं। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती हैं। तो ये कुछ ब्राज़ील और उसके कुछ भाग हैं जहाँ पर ये इसके जो तटीय मतलब जो भाग हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये उत्तर से दक्षिण की, मतलब ये इस तरीके से बहती है, ठीक, इस प्रकार से बहती है। तो इसके अंदर क्या है कि कई सारी नदियाँ आकर अपना पानी गिराती हैं अमेज़न नदी के अंदर, ठीक है। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर ये बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर ये बहती है नदी। तो इसके अंदर अपना पानी लाकर गिराती हैं जिससे ये एक बड़ी नदी बन जाती है। ये लंबी नदी नहीं है, ये बड़ी नदी है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया कि जो लंबी नदी है वो नील नदी है, लेकिन जो बड़ी नदी है वो आपकी अमेज़न की नदी है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि वेनेजुएला छोटे भाग से अपवाहित होते हैं। तो ये छोटे छोटे जगहों से, जैसे इसके जो तटीय जो इलाके हैं जहाँ से ये निकलता है, तो ये आपको नाम याद रखना है कि बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है, इन सभी छोटे भाग से अपवाहित होती है। आगे देखिए, आगे आपको दिखाएगा ये रहा अमेज़न बेसिन। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके का आपको मैप देखने को मिल रहा है। ये दक्षिणी अमेरिका है और ये है अमेज़न बेसिन। ये अमेज़न बेसिन यहाँ पर दिखाएगा ये। तो कई सारी देखिए नदियाँ यहाँ पर आगे क्या है मिल रही हैं इसके मुहाने पर, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और ये नीचे उधर की तरफ जाके गिर रही है, यानी पूरब से पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है ये, ठीक है। इसमें देखिए ये कौन कौन सी यहाँ पे इसके तटीय इलाके हैं, जिससे ये मतलब इसके जो साइड में जो भी प्रदेश हैं, जैसे बोलिविया है, ठीक है, पेरू है, ये इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ठीक है। तो ये नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। आगे देखिए, इसकी सहायक नदियाँ, ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जैसा अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो जो सहायक नदियाँ होती हैं वो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं और बड़ी नदियों के साथ मिलकर अपना पानी को जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है, यानी कि बड़ा सा वो क्षेत्र बन जाता है। तो छोटी छोटी नदियों को मिलाकर ही एक बड़ी नदी का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, जलवायु, जैसा कि आपने देखा होगा कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है।
तो पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का जो मौसम है वो दिन रात दोनों ही समय लगभग एक समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी हर दिन यहाँ पे वर्षा आपको देखने को मिलेगी, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब कभी भी वहाँ पे वर्षा होने लगती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होता है, यानी नम बना रहता है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। आगे देखिए, आगे वर्षा वन। तो भूमि पर संघन वन उगाए जाते हैं। यहाँ पे देखा होगा इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि है संघन वन उग जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे घास और वन देखने को मिलते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। वन इतने संघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत से बन जाती हैं, यानी इतनी ज़्यादा वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल पहुँच ही नहीं पाता है। यहाँ की जो भूमि है वो प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। तो यहाँ की जो भूमि है वो प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, प्रकाश वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए उसका जो भूमि है वो नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, मतलब छाया में जो बढ़ सकती है वैसे ही वनस्पतियाँ यहाँ पर बड़ी होती हैं, बढ़ती हैं। मतलब सूरज की रोशनी तो पहुँच नहीं पाती, तो ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो यहाँ उग ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो बिना मतलब जो छाया में ही उग जाते हैं। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्कटिक एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। अब देखिए, आर्कटिक एवं ब्रोमिलाइड ये क्या होते हैं? ये पौधे होते हैं, एक तरीके के ये पौधे पाए जाते हैं, परजीवी पौधे होते हैं एक तरीके का, इनका नाम है ये आर्कटिक एवं ब्रोमिलाइड। ये पूछ सकता है कि पेपर में ये कौन सी चीज़ है, तो आप बता सकते हैं कि पौधे होते हैं एक तरीके के। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, जैसे टूकन एक पक्षी है, टूकन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षिति एवं मकाओं एवं भोजन के लिए बड़े चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये टूकन पक्षी दिख रहा होगा, इसका जो चोंच देखिए कैसा है, कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिल रहा है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, चींटी को खाने वाला कौन सा प्राणी है? तो यहाँ पे इसका नाम है स्लॉथ, इसे हम स्लॉथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले जो टैपीर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्लॉथ और चींटियों खाने वाले यहाँ पे ये टैपीर, ये कुछ इसे हम देखिए तो आपको देख के अजीब सा लग रहा होगा, ये मतलब ये जानवर ही है जो कि चींटियों को और स्लॉथों और बंदरों, ठीक है, ऐसी यहाँ पे चीज़ों को खाने वाला ये टैपीर यहाँ पे पाए जाते हैं। सांप एवं सरीप सर्प की प्रजातियाँ भी यहाँ पे कई सारी पाई जाती हैं, जैसे मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ, ऐसे कुछ प्रजातियां हैं। इसके अलावा हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कई सारे कीड़े मकोड़े करोड़ों में नहीं तो इसके अलावा हजारों में यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको कीड़े मकोड़ों उनकी प्रजातियाँ देखने को आपको मिलेंगी। मांस खाने वाले पिरान्या मछली जो है वो समेत यहाँ की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेज़न में पाई जाती हैं। तो पिराना मछली जो कि इंसानों को खा सकती है, ठीक है, तो ऐसी मछलियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यहाँ बेसिन अवधारणा के रूप में समृद्ध है। तो कई सारे जीवों और विविधताओं के साथ ये जो बेसिन है यहाँ पर समृद्धि के रूप में देखा जाता है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पे लिखा है ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। तो याद रखिएगा, जो ब्रोमिलाइड मैंने कहा था ये परजीवी पौधा होता है, ये एक प्रकार का पौधा है, अपनी पत्तियों जल संचलित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो आपको याद रखना होगा, जो मेंढक जो होता है और ऐसे प्राणी, मेंढक जैसे प्राणी अपना जो इन जलों के पॉकेट में अपना अंडा देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। पेपर में कई बार क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। आगे वर्षावन के निवासी। तो वर्षावन यहाँ पे क्या है कि यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। यहाँ के जो पुरुष होते हैं, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। तो कुछ क्षेत्र को काटकर अपने लिए फसल उगाते हैं। यहाँ पुरुष शिकार करते हैं और नदियों से मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं और टोपी, योका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। तो ऐसी फसलें वो उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित भी होता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है, ठीक है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो याद रखिएगा कि जो महिलाएं होती हैं वहाँ फसल वगैरह उगाने में अपना कार्य करती हैं, और जो पुरुष वर्ग होता है वो शिकार वगैरह करने में अपना जो भूमिका है वो निभाता है। और कभी कभार
बर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग भी करते हैं। तो ये लोग कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग भी करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर ही पैदा होता है। तो आलू की भांति ही देखने का कोई मिलता है, जिसको हम मैनियोक या कसावा कहते हैं। ये आलू की जैसा जमीन के अंदर ही होता है। चींटी की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ये चींटियों की रानी या अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो मक्का हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोको जैसी नगदी फसल जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसे बोलते हैं कि महंगी फसल भी होती है वो, और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। तो जो वर्षा वन होते हैं वो घरों के लिए लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो देखिए, मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले कुछ छप्परों के अंदर रहते हैं लोग कुछ परिवार के, और कुछ अच्छे घरों में जैसे कि मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो दो तरह के यहाँ पे घर देखने को आपको मिलते हैं, एक आपको मलोका और दूसरा मधुमक्खी के छत्ते के आकार में जो छोटा घर होता है छप्पर वाले। अमेज़न बेसिन के लोग कुछ जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, परंतु 1970 के ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने में से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। तो 1970 में एक ट्रांस अमेज़न महामार्ग बना था, यानी एक सड़क मार्ग जिसे बोल सकते हैं बना था। इसके बनने से सभी भाग तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। अब इस प्रक्रिया का फलस्वरूप यहाँ का मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ से लोग धीरे धीरे निकलकर अपने अलग अलग क्षेत्रों में लोग जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं। ठीक है, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो कई सारी गतिविधियाँ होती हैं जैविक, जैसे कि हम मनुष्यों के द्वारा हो रही हैं, इसके द्वारा वर्षा वन धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि कटाव ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन के अनुसार लोग लकड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, और जिसके कारण वर्षा वन की जो पेड़ पौधे हैं उनका काटना शुरू हो रहा है, और इसके कारण इसका लुप्त होना भी संभव होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। वर्षा के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह जाती है, तथा संघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर से बह जाती है, और नीचे की जो मिट्टी होती है वो बंजर की तरह ही रह जाती है। आगे देखिए, आगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जैसा आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर यहाँ पे देखने को आपको चित्र दिखाया गया, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आगे देखिए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र इस बेसिन का निर्माण करती हैं, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलता है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो 10 उत्तर से 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसे गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। तो याद रखना है आपको, गंगा, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां ही ब्रह्मपुत्र और गंगा की सहायक नदियों में अपवाहित होती हैं, अपनी पानी को अपवाहित करती हैं, जिसकी सहायक नदियाँ हैं ये। ठीक है, एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढ सकते हैं हम लोग, तो उसको ढूंढना भी है आपको, जैसे यहाँ दिखाया गया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बहती हैं ये नदियाँ। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। तो यहाँ पे चाप झील कई सारी देखी जाती है। मैंने आपको बताया था चाप झील क्या होती है, सर्प के आकार में जो नदी बहकर आ रही होती है, सर्प के आकार में जो ये नदी बहते हुए आती है, जब ये अपना पानी यहाँ से बहाना बंद कर देती है तो ये जो पानी का ये जो इलाका बच जाता है इसे हम चाप झील का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। आपको पता होगा कि मध्य जून एवं सितंबर के बीच में ही क्या देखने को मिलती है, वर्षा देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु में गर्म होता है और शीत ऋतु में ठंडी यहाँ पे होता है मौसम। आगे देखिए, ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा दूँ तो ये रहा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियाँ हैं जो कि इस तरीके से निकलती हैं, इनका मुहाना यहाँ से है। ठीक है, ये इस तरीके से आ रही हैं और ये आगे जाकर कहाँ मिलती हैं, गंगा नदी के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, और ये आपका है इस तरीके से, आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से होते हुए, चाइना से होते हुए इधर से आकर आपको बांग्लादेश में, और गंगा भी बांग्लादेश में आकर मिलती है। और आगे जाकर ये लोग क्या करते हैं,
डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा का प्रदेश यानी क्षेत्र बनाते हैं, और वहाँ के बाद ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाके अपना पानी को प्रवाहित करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। आगे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जानी जाती है। इस नदी के अन्य नाम भी आपको पता लगाना है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। आगे देखिए, भारत के मानचित्र उन राज्यों के नाम है जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। जैसे बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। पर्यावरण के जो पर्यावरण का भूमिका होती है वो जनसंख्या के वितरण में कई भूमिका निभाती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें लोग कम रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त माना गया है, अतः यह जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पे झारखंड वगैरह में देखा होगा, धान यहाँ का मुख्य फसल होती है, क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ प्रचुर मात्रा में होती है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की यहाँ पे आवश्यकता होती है और यहाँ पर मिलती भी है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो आपने देखा होगा कि जो धान की जो फसलें होती हैं वो उत्तर प्रदेश से लेके आपका बिहार, झारखंड की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सहायक जो नदियाँ हैं अपना जल यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है इनका। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं है, जैसे मक्का है, ज्वार, चना एवं बाजरा है, गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों के अंदर केले के बागान काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। पश्चिम बंगाल एवं असम में तो चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े की संवर्धक कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इकट्ठा कर बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क का भी उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो वेदिकाओं के रूप में फसलें उगाई जाती होंगी। आपने देखा होगा कि जो पर्वतीय जो पहाड़ होते हैं उसमें जो खेती होती है, फसलें जो होती हैं वो इस तरीके से उगाई जाती हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये वेदिकाओं की फसलें होती हैं, इस तरीके से हम इनको उगाते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है इसके अंदर सागवान, साखू, पीपल के जैसे कई सारे पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के अंदर जो बांस की खेती हो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। तो जो डेल्टा का जो इलाका है, जो डेल्टा क्षेत्र है उसके अंदर मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन पूछ सकता है कहाँ पे पाया जाता है, डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढलान वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो शंकुधारी पेड़ ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, ऐसे कोन के रूप में। ठीक है, तो ऐसे पेड़ वहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ देखो धान की खेती और असम में चाय का बागान है। तो ये आपका पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, असम वगैरह पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। और जो धान की खेती है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ देखने को मिलता है। आगे देखिए, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिन के अंदर कई प्रकार के जीव, जैसे कि हमने अमेज़न बेसिन में देखा था कई विविध प्रकार के जीव होते हैं, वैसे ही हमारे जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है इस बेसिन में भी कई प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, जिसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर सामान्य रूप में पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा के क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। मगर मतलब मगरमच्छ पाए जाते हैं। नदियों के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। तो नदी साफ और जल, झील, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में आपको जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कोतरहा। देखिए, नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। तो जलीय जीव जैसे कि आपको मछली वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति भी इन्हीं मतलब नदियों में देखने को आपको मिलती है, इन्हीं की झीलों में देखने को आपको मिलेगी। इस तरफ आपको ये ज़्यादातर देखने को मछलियाँ, इनकी प्रजातियाँ मिलती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या खाते हैं, मछली और चावल को पसंद करते हैं। जैसे आपने बंगाल की तरफ देखा होगा, उड़ीसा की तरफ देखा होगा, तो मछली चावल का ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए आपको दिखाया भी गया है, कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इस तरह हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो पाए। देखिए इस तरीके सीढ़ी नुमा तरीके से बनाया गया, देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से खेती वहाँ पे होती है। ये देखिए एक सींग वाला आपको मतलब सींग वाला गेंडा आपको दिख रहा है, मगरमच्छ आपको देखने को मिल रहा है।
ये वेदिका कृषि के बारे में कुछ है यहाँ पे। आगे देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अंधी डॉल्फिन कहते हैं, यानी सूसू भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे सूसू कहते हैं और इसे अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर डॉल्फिन किसी जल में पाई जाती है तो इसका मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा साफ होता है। रासायनिक अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो जो आज के टाइम पे जो औद्योगिक जो शहर के पास में जो नदियाँ हैं उसमें औद्योगिक पानी का औद्योगिक जो पानी है यानी गंदगी जो है, कचरा जो है वो उसमें प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण इन जैसी जो प्रजातियां हैं उनका नष्ट होना शुरू हो गया है। आगे देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख के अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो कई सारे जो शहर हैं वो नदियों के मुहाने पर ही क्या हैं, स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ की स्थिति उद्योगों को गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो आप देख सकते हैं 10 लाख से अधिक आबादी इन जैसे शहरों में आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ का जो आबादी का जो गंदा पानी है वो सब इन्हीं नदियों में प्रवाहित होता है, जिससे यहाँ जो नदियाँ हैं वो प्रदूषित होती जा रही हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, और ये जो आपको मैंने काट कर दिखाया ये आपको पढ़ना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। आगे चलते हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आपने देखा होगा इलाहाबाद में लोग घूमने आते हैं, तो इस तरीके से आपको बनारस में घूमने को आपको देखते हैं, पटना में लोग घूमने जाते हैं, तो इस तरीके से लोग घूमने के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान भी लोग देखते हैं। गंगा एवं यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बुद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्रणाली अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है कि जो गंगा एवं यमुना का जो संगम है वो उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बुद्ध स्तूप, लखनऊ, असम इन जैसी जगहों पर क्या है, देखने को मिलता है, और लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं इसीलिए। ठीक है, ये देखिए मानस एवं वन्य प्रणाली अभय वन में बाघ, तो ये वन है, इसमें आपको जो जानवर हैं उनकी संरक्षण के लिए ये सब बनाए जाते हैं। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सही उत्तर पे आपको चिन्ह लगाना। टूकन क्या था, एक पक्षी था। मैन्योक कहाँ पर प्रमुख भोजन है, तो अमेज़न का मैन्योक एक प्रमुख भोजन है, मैंने आपको बताया था। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली नदी में। देवदार एवं फर किसके प्रकार के हैं, तो मैंने आपको बताया था कि शंकुधारी तो आपको आएगा नहीं। यहाँ देखिए पर्णपाती है, शूप है या शंकुधारी है, तो आपको इसका भी उत्तर देना है। आगे देखिए, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, तो पर्वतों में या डेल्टा क्षेत्रों में, अमेज़न में, तो यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र है। आगे देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर डेल्टा क्षेत्र है। और ये देखिए जो इसमें सॉरी मैं भूल गया लगाना, ये देवदार एवं फर किसके प्रकार है, तो शंकुधारी के। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष के, ये मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो आपको है मिलान करने वाला, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछने को मिलता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया है। जैसे सूती कपड़े जो हैं वो आपका गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिलते हैं। मलोका जो है वो ढालू छत है। पिरान्या जो है ये एक तरीके की मछली है। और रेशम जो कीट हैं ये रेशम कीट पालन करते हैं। कांजीरंगा एक तरीके का पार्क है जो कि असम में देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछते हैं और इसमें से भी कई क्वेश्चंस आपको उठाकर दे देता है, इसके जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।